स्टूडेंट, जैसा कि कल आपको आम भाव प्रिंसिपल के बारे में पढ़ाया गया था, तो आम भाव सिद्धांत के द्वारा आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना आपको बता दिया गया। कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम हमने बता दिया था, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इसके बाद जो है 4p, इस तरह से हमने आपको बताया था। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मान लीजिए लिखना है, जैसे आपको क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। क्लोरीन क्या प्रतीक है? Cl, टर्म नंबर 17। तो ऐसे चल आ जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2, इसके बाद क्या हो जाएगा 3p5। ये इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा क्लोरीन का। 2 2 4 6 10 2 12 5 17। ऐसे ही ऊर्जा का बढ़ता हुआ एक क्रम है। कहने का मतलब ऑर्बिटलों का जो बढ़ता हुआ क्रम है, इनकी ऊर्जाओं का बढ़ता हुआ क्रम आपको बता दिया गया है। उसमें जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएं, ठीक उसी तरह से उसमें अगले कक्ष में, जैसे मान लीजिए 3s में फिर बढ़ रहा है, 3p में फिर उससे ज़्यादा इसमें, इसी तरह से आप इलेक्ट्रॉन को जो है उसमें भरते हुए प्रवेश कराते हुए चले जाएंगे। तो यस आपको बताया गया है, यस ऑर्बिटल में, यस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में मैक्सिमम 10 और s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 14। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैग्नीज का करना है, तो 25 हो जाएगा, इसका होता 25। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो यहाँ तक आते 4s2 तक टोटल 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4s के बाद क्या है? 3d। हमने बताया 4s तक टोटल 20 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाते हैं। और यहाँ पर एटॉमिक नंबर है कितना? 25। कहने का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो जो भी 5 इलेक्ट्रॉन बचेगा वो किस में चला जाएगा? 3d5 में। तो इस तरह से हम किसी भी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। क्रोमियम की बात आ जाए, क्रोमियम 24 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहाँ तक हमने बताया टोटल 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, जो 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा वो हो जाएगा 3d4। ये बन जाएगा किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पर क्या होता है कि क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये आर्बाउ प्रिंसिपल सिद्धांत के अनुसार है। तो जैसे आपको बताया गया था, बोरबरी के नियमानुसार लगभग सभी तत्वों के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त किए जा सकते हैं, पर कुछ तत्व क्या है कि बोरबरी नियम का पालन नहीं करते हैं। तो ठीक इसी तरह से यहाँ भी है, आर्बाउ प्रिंसिपल की सहायता से हम लगभग सभी तत्वों के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकते हैं। पर कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो बोरबरी के नियम का पालन नहीं करते हैं। वो बोरबरी नियम के अपवाद, अर्थात वो उसके बोरबरी नियम के एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं। तो ये जो है ये अपवाद है। ये तो हो गया किसके अकॉर्डिंग है? ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना है ये आर्बाउ के अनुसार लिखा गया है। किसके अनुसार लिखा गया है? ये आर्बाउ के अनुसार लिखा गया है। पर इसका सही जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 4s1 और क्या हो जाएगा? 3d5 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 4s1 और क्या हो जाएगा? 3d5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका अपवाद है और क्रोमियम का आर्बाउ के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, पर इसका जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो इस तरह से बनेगा। तो ये चीज़ आप याद रखिए।
आप बाउ प्रिंसिपल की सहायता से हम सभी तत्वों के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकते हैं, पर कुछ तत्व इनके नियम का पालन नहीं करते हैं, वो उनकी अपवाद है। अब जो है जो चार इसमें अपवाद हैं, उन अपवादों के बारे में हम बता देते हैं। तो पहला अपवाद एक क्रोमियम का था। दूसरा अपवाद अब हम आपको बता देते हैं कॉपर का। कॉपर कितना होता है? 29। इसका आप बाउ के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 बनेगा। ये आम बाउ सिद्धांत के अनुसार बनेगा, पर ये भी जो है क्या है, एक्सेप्शन है। ये भी क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। और इसका सही जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉपर का होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और क्या हो जाएगा 3d10 हो जाएगा। इसका कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s1 और उसके बाद अंत में क्या हो जाएगा, ये 3d10 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस तरह से हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तत्व का मतलब ये जो इसका अपवाद है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रहेगा। अब ये अपवाद क्यों है, अब ये चीज भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ये सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से गलत क्यों है और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही क्यों है, इसके लिए आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो सारे जो ऑर्बिटल्स हैं फुलफिल्ड हैं, पर ये ऑर्बिटल देखिए 3d क्या है, d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। और d ऑर्बिटल जो होता है टोटल कितने प्रकार का होता है, 5। कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब ये ऑर्बिटल क्या है, अपूर्ण है। इसकी बात कर लें, DOB है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या है, पूर्णता पूर्ण है। तो आपको कल बताया गया था हुन के नियमानुसार अर्धपूर्ण एवं पूर्णता पूर्ण भरे हुए जो ऑर्बिटल होते हैं वे अपूर्ण कक्षकों की अपेक्षा क्या होते हैं, ज्यादा अस्थायी होते हैं। इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो सही माना जाता है, जबकि ये जो वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है, गलत है। अर्थात ये बाउ प्रिंसिपल का जो है बाउ नियम का पालन नहीं करता है। इसलिए जब भी आप कभी भी कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तो इस तरह से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इसके बाद इसी तरह से सिल्वर का भी है। सिल्वर में भी आपको बताया गया है, इसी प्रकार से सिल्वर का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप प्राप्त कर सकते हैं। सिल्वर का है या पैलेडियम का है, पैलेडियम 46 होता है। देखिए PD 1s2 2s2 2p6 3s2, इसके बाद है 3p6, फिर है 3d, हाँ या ऐसे हम लिख सकते हैं 4s2, फिर 3d हो जाएगा 3d10, इसके बाद 4p6, फिर 5s2 और 4d। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 30 से 36 और 10 सॉरी यहाँ देखिए 20 10 30 30 और 8 38 और ये हो जाएगा 3d8। ठीक, 3d क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 5s2 और 3d8 ये जो है ये आप बाउ के अनुसार है। किसके अनुसार है, आप बाउ के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बनेगा।
पर जो इसका हम सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकते हैं वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s0 और क्या होता है 4d10 होता है। ये इसका पैलेडियम का क्या है सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक इसी तरह से अगले का सिल्वर का भी है। सिल्वर का ये क्या होता है 4d ये 9 होता है अहबाउ प्रिंसिपल के सिद्धांत के अनुसार। पर जब इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं तो ये हो जाता है 5s1 और क्या हो जाता है 4d ये क्या हो जाता है 10 हो जाता है। तो इस तरह से इनके क्या होते हैं अपवाद हैं और इन अपवादों के बारे में आपको बता दिया गया। आगे अब हम देखते हैं इसके बाद है आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप देख लीजिए। आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे आपको हमेशा ये याद रखिए यदि किसी तत्व पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसमें उतने इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या होता है किसी पर धनात्मक आने का मतलब ये है कि उसने कुछ इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट दिए हैं तो इसी कारण से उन पर धनावेश आता है। और किसी भी परमाणु पर ऋणावेश इसलिए आता है किसी भी एटम पर परमाणु पर ऋणावेश इसलिए आता है क्योंकि इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ है। जैसे A प्लस इलेक्ट्रॉन ये निगेटिव होगा, B है B एरो B पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन कहने में इसने इलेक्ट्रॉन त्याग किया इसलिए इस पर धनावेश B परमाणु पर B का आयन बना लिया। और A मान लेते हैं A ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जो दिया तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ऋणावेश तो क्या ऋणी है। किसी से आप रुपया उधार लेंगे तो ऋणी होंगे कर्जदार होंगे, किसी को आप रुपया उधार देंगे तो इसका मतलब धनी होंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर। तो यही चीज है। तो आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये धनावेश आता है जितना तत्व पर धनावेश होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। और किसी भी परमाणु पर ये ऋणावेश आता है जितने ऋणावेश आते हैं इसका मतलब ये होता है कि उन पर उतने ही इलेक्ट्रॉनों की जो होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लेते हैं आपको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम का 11 होता है पर यहाँ पर हम सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखिए कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 ही होता है 11 ही होता है। पर आपको ये बताया हमने ये किसी परमाणु का आयन है उस पर धनावेश है इसका मतलब उसमें इतने इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। कितना धनावेश है 10, इसके पास पहले कितना इलेक्ट्रॉन था 11, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन की इसके पास हो गई है कमी। अब इसका मतलब इसके पास तो कितना इलेक्ट्रॉन है 10। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी आयनों का लिखेंगे जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतना हम लिखेंगे, पर जब भी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे लिखेंगे तो उतने इलेक्ट्रॉनों की इसकी कमी करके लिखेंगे। मतलब ये देखिए जैसे सोडियम का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, लेकिन जब सोडियम आयन का लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 और 2p6 ही रहेगा ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने बताया 10 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 10 लिखा 11 आ जाएगा। इस पर धनावेश मतलब उतना इलेक्ट्रॉन कम है तो ये 10 इलेक्ट्रॉन को आप दर्शाएं। बात समझ में आ गई। कैल्शियम है इस पर 2 धनावेश होता है 20 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 20 है 2 धनावेश है मतलब 18 2 4 6 10 12 18। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आप तत्वों के आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें मान लीजिए है Cl निगेटिव है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। हमने बताया कि किसी भी परमाणु पर निगेटिव चार्ज है तो जितने निगेटिव चार्ज होते हैं कहने का मतलब उसमें उतने इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। 17 है, एक इलेक्ट्रॉन उधार लिया है किसी से तो 17 पहले था, एक इलेक्ट्रॉन उधार लिया तो भी आकर के इसमें ऐड हो गया, इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो
18। क्या बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 और क्या हो जाएगा 3p6। 2 2 4 6 10 12 6 18 लिखा 17 जाएगा, दर्शाया यहाँ 18 जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डेटाबेस भी है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन टेक्निकल यहाँ क्लोराइड आयन के पास 18 हो गया है, इसलिए इस तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। ऐसे मान लीजिए आपको फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है या P3 निगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। होता 15 है, पर जब लिखेंगे 15 है, 3 डेटाबेस 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लीजिए, 15 3 18 1s2 2s2 2p6 3s2 और क्या हो जाएगा 3p6 हो जाएगा। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक तो ये आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। और आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाए जाते हैं ये चीज हमने आपको बता दी। इसके बाद परमाणुओं के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण के बारे में आप लोग देख लीजिए। मैग्नेटिक चुंबकीय गुण परमाणु। तो पदार्थ जो होते हैं परमाणु के कुल मिलाकर के 3 प्रकार के चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। पहला है अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय। दूसरा है प्रतिचुंबकीय और तीसरा है एरोचुंबकीय। एरोचुंबकीय अनुचुंबकीय डायामैग्नेटिक, सॉरी पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और लास्ट में है फेरोमैग्नेटिक। ये 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और फेरोचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे परमाणु या आयन जिनमें अनपेयर्ड अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने से वह चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ऐसे परमाणु या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, उनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने से चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। या हम ऐसे इसको साधारणतः मान ले कि ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि है सोडियम है, स्कैंडियम है, मैग्नीज है, ये सभी जो पदार्थ हैं ये कैसे पदार्थ हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। जैसे सोडियम देखिए 1s2 2s2 2p6 3s1 यहाँ फुलफिल्ड है। यस ऑर्बिटल है, कितने प्रकार का होता है? एक। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड नहीं है बल्कि अनपेयर्ड है, मतलब अयुग्मित है। तो सोडियम का जो परमाणु होता है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये अनुचुंबकीय है। ऐसे ही स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम 21 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ये फुलफिल्ड है यहाँ तक आते आते। ये सारे डी कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। 1 2 3 4 5। कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पर? देखिए 1 इलेक्ट्रॉन।
अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 1। तो कहने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो कहने का मतलब स्कैंडियम भी अनचुंबकीय पदार्थ है। ठीक उसी तरह से यर्मियन जो है, मैग्नीज भी अनचुंबकीय पदार्थ है। इसके बाद है प्रचुंबकीय पदार्थ। प्रचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, इसको देखिए। प्रचुंबकीय जो पदार्थ है, ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं उनको प्रचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे सोडियम का आयन हो गया या मैग्नीशियम का आयन हो गया। ये जो पदार्थ हैं, सोडियम के आयन है, मैग्नीशियम के आयन है, ये विभिन्न प्रकार के ऐसे पदार्थ हैं जो कि प्रचुंबकीय पदार्थ हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। 1s2 2s2 2p6 दो फुलफिल है, इसमें भी 2 फुलफिल है, फुलफिल है। तो कहने का मतलब प्रचुंबकीय पदार्थों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं प्रचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अगला है फेरोचुंबकीय पदार्थ। फेरोचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में कुछ समय तक रखने से उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है, उसे जो है, और मान लीजिए वह चुंबकीय क्षेत्र से उनको हटा लेने से फिर भी उनका जो चुंबकत्व का जो गुण होता है वो बना रहता है, उन्हीं को फेरोचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ, कुछ पदार्थ या ऐसे हम परिभाषा लिख सकते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने से उनमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है, या कुछ समय के लिए उनमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। ऐसे पदार्थों को फेरोचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो आयरन है, आयरन एक फेरोचुंबकीय पदार्थ है क्योंकि इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने से इसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। धन्यवाद।